हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर की पेपर 2 का यूनिट 2 मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक जो मैटर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हम यहाँ बेसिकली जो मैटर्स होते हैं मैटर्स की जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बेसिस पर उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और अपने जो स्टडी मटेरियल है उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है परमाणु चुंबकीय आघूर्ण। परमाणु चुंबकीय आघूर्ण जिसे 1 मिनट ना, ठीक है ना। परमाणु चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या चीज़ होता है? एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट कि हम जो है वो किसी भी मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कैसे बता सकते हैं, किस कारण से, मतलब किसी भी मैटर में कोई भी मैटर जो होती है, कोई भी मैटर वो कैसे चुंबकीय बिहेव करता है, चुंबक की तरह कैसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, किस कारण से बिहेव करता है, इसको हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं पूरे लाइन टू लाइन आपको पढ़ के उसकी मीनिंग समझाऊंगा, उनके बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो इसमें हो क्या रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, फर्स्ट जो लाइन है उसमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बना होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जितने भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जो परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होते हैं, बिल्कुल सभी जितने भी परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, एक नाभिक होते हैं, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश क्या करता है, केंद्रित रहता है। इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी आपके पास मैटर होते हैं वो सब क्या होता है, आपका एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होता है। और मॉलिक्यूल के जो सेंटर पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो सब क्या होता है, केंद्रित रहता है। बेसिकली आपके पास परमाणु में क्या क्या चीज़ होता है, परमाणु के नाभिक में आपका जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन में ही मतलब जो सेंटर होती है, परमाणु का जो सेंटर होते हैं उनमें ही परमाणु के सभी जो द्रव्यमान है वो केंद्रित रहते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ये नाभिक जैसे आपके जो इस डायग्राम में जो दिया गए हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं ना। इस गति के साथ साथ ध्यान देना, हम जो बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हमारा जो एम क्या है कि पदार्थ में किस तरह से चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझ में आ गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो उन मोशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इस गति के साथ साथ ध्यान देना, ये तो अपनी मतलब कक्षीय गति तो करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, अपनी धुरी अपने अक्ष पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी इस कक्षा गति तो कर रही है, कक्षीय गति, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी ही पोजीशंस पर क्या कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, आपका गति कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी गति किया, फर्स्ट जो आपके पास मोशन किया वो है आपका ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी जो मोशन है कि जो अपनी ही क्या करते हैं, एक्सिस पर अपनी ही धुरी पर क्या करते हैं, वो घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। ठीक है, यही दो मोशन है जिस कारण से क्या करते हैं, परमाणु चुंबकीय हमारे परमाणु में चुंबकीय गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। आगे पढ़ते देखो, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की गतियाँ ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति तथा अपनी धुरी की परितः चक्रण गति होती है। मैंने अभी बताया कि जैसी जो अर्थ होती है वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अपने एक्सिस पर भी परिक्रमा करते हैं, अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। सेम वैसे ही किसी भी मैटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा में तो घूमते ही हैं और अपनी क्या करते हैं, वो अक्ष के परितः भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गति 1 मिनट ना, हाँ,
अब देखो इलेक्ट्रॉन की इन्हीं गतियों के कारण, मतलब कौन कौन सी गति के कारण, पहला हुआ कक्षीय गति के कारण और दूसरा जो है वो चक्रण गति के कारण परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि परमाणु जो है इस ऐसे गति कर रहे हैं तो इसमें जो है वो कैसे चुंबकत्व उत्पन्न होते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे जो है इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। देखो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आपका ऋणावेश होता है तथा चुंबकत्व उत्पत्ति का मूल कारण जो है आवेशित कणों की गति होता है। देखो मैटर्स में क्या करता है, परमाणु में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो आवेशित रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। तो जब कोई भी चीज़ें जो गति करता है तो उसमें क्या होता है, मतलब कोई भी आवेशित करना अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को बोलूँ तो आवेशित करने तो उसमें भी ऋणावेश होता है, ठीक है। तो ये जो आवेशित कण की गति के कारण ही क्या करता है, चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। वास्तव में परिक्रमण अथवा चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। धारा लूप की तरह क्यों बोला जा रहा है, जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन कर रहे हैं, अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं। तो ये जो गति करते करते एक लूप बना लेता है जो कि क्या करता है, एक धारा लूप की तरह व्यवहार करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं चुंबकीय, जिससे क्या करता है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो संबद्ध होता है। क्लियर है बात है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि चूँकि प्रत्येक धारा लूप को चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकता है। जितने भी आपके पास धारा लूप होते हैं, है ना, जितने भी धारा लूप होते हैं उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य मान सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम जो है वो विद्युत धारा से, मतलब जब क्या करते हैं सर्किट में विद्युत, हमने ये देखा है कि विद्युत क्षेत्र में क्या करता है, आपका चुंबक की उत्पत्ति होती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो धारा लूप होती है, को हम चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य मान सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्या चीज़ है, उसमें दो ध्रुव होंगे, कौन कौन से, एक प्लस एक माइनस ना। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण दोनों ही गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या करते हैं, उत्पन्न होता है। हाँ देना, किस कारण से उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण दोनों गति के कारण क्या करते हैं, उसमें चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न होती है, मोमेंटम जो है उत्पन्न होती है। परंतु परमाणु के जो कुल चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, जितनी भी क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण से जिसका अधिकांश भाग जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं, कक्षीय गति का कुल चुंबकीय आघूर्ण में योगदान जो है वो कम होता है, ठीक है। मतलब जो कक्षा गति चुंबकत्व उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति मतलब क्या चीज़ है, अपनी अक्ष पर क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। यही जो है डिपेंड करते हैं किसके लिए, यही जो है वो रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, परमाणु के चुंबकीय गुण के लिए, ठीक है। अब हम इसके मैथमेटिकली ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझना ये है कि देखो अब हमको यहाँ से समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पर अभी देखा, ठीक ना। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक परमाणु में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो जो वो कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ऑर्बिटल मोशन बोलेंगे। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अक्ष के परिधि भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो है स्पिन मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखो चुंबकत्व उत्पत्ति का मेन जो कारण होता है क्या करते हैं, इन्हीं गतियों के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा करते करते एक धारा लूप की तरह क्या करते हैं। धारा लूप मतलब क्या, समझ में आ रहा है, धारा लूप जैसे कि अगर धारा लूप मतलब क्या होता है, जैसे कोई बंद आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे थे, क्या करेगा आपका, ये जो है वो एक लूप की तरह व्यवहार करेगा, लूप है ना। तो ये जो लूप होती है ना, एक्चुअल में ये जो लूप है, धारा लूप जो होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य मानते हैं इसको, ठीक है। अब जिससे क्या करता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है संबद्ध होते हैं। क्लियर है तक बात है अब, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन से, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसका मैथमेटिकल डिराइव्स। हाँ, अब मान लेते हैं, ध्यान से इसको समझना, हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, आपका परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण के लिए में क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालनी है, ठीक ना। तो मान कर चलते हैं, माना कि जो क्यू आवेश है वो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से या उसकी रेखीय चाल v से क्या कर रहे हैं, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूर्णन कर रहे हैं। हमें मान लेते हैं कि मान कर चल रहे हैं कि जो माना क्यों आवेश है वो क्यों आवेश क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो माना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि माइनस चार्ज है, ये क्या कर रहा है, आपका कोणीय वेग v से
कोणीय वेग W से और रेखीय चाल क्या करता है, वो V से क्या करता है, वो r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। यदि आवेश एक चक्कर पूर्ण करने में t समय लेता है, जो आवेश है वो एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लेता है, t समय लेता है, तो आवेश की गति के कारण जो उत्पन्न धारा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धारा होती है, धारा इज इक्वल टू होता है पास क्या चीज़, आवेश, यानी कि Q अपॉन क्या होता है आपका t होता है, ये फॉर्मूला होती है। तो दैट विल बी I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, Q अपॉन t हो गया। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि एक आवेश है Q, जो क्या कर रहा है आपका कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं, वृत्तीय मार्ग में घूर्णन कर रहे हैं, तो यदि एक मतलब आवेश जो है एक चक्कर पूर्ण करने में अगर t समय लेता है, एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लेता है, t समय लेता है, तो जो उस गति के कारण आवेश की उस गति के कारण उत्पन्न जो धारा होगी वो क्या होगी आपका Q/T होगा। अब हमने ये भी पढ़े हैं कि जो ये टी इज इक्वल टू, टी क्या चीज़ है, उसका आवर्तकाल है ना, यानी समय है। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि टी इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ होता है, और फ्रीक्वेंसी एफ जो होती है बस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एफ जो होती है 1 अपॉन कितना होता है, ओमेगा अपॉन कितना होता है, 2π होता है ना। ये चीज़ें रिलेशंस होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम एफ़ की जगह ओमेगा अपॉन 2π को रखें तो इसकी वैल्यू क्या होगा आपका 2π/2π क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका क्या चीज़ें, आवर्तकाल यानी कि टाइम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन और जानते हैं कि जो ओमेगा होती है वो V/R के बराबर होती है। कोणीय वेग जो होते हैं बस क्या होते हैं, रेखीय वेग डिवाइडेड बाय त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, टी की जगह, टी में क्या चीज़ है आपका ओमेगा है, और ओमेगा की वैल्यू ये है, तो हम टी की जगह क्या कर, टी के फॉर्मूला क्या चीज़ 2π/ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह हमने V/R रखा, तो हमें मिल गया T इज इक्वल टू द 2πR डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि I इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया T। ठीक है, अब यहाँ से हमने T निकाल लिया, तो ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I, मतलब I इज इक्वल टू Q/T, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, T का जो मान आया 2πR डिवाइडेड बाई V, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, I की जो वैल्यू है वो QV बाई कितना मिला, 2πR मिला। क्लियर तक बात है। ठीक, अब इस प्रकार ध्यान से समझिए कि देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कहीं पास भी थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पास मुझे डाउट है करके। ठीक है, क्वेश्चन मैं ज़रूर आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जो है वो जिस हिसाब से आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि पूरे एक लाइन का आपको मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इस टाइप का मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी चीज़ें अगर मान लो तब भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हमने क्या निकाल लिया, हमने बेसिकली यहाँ पर हमने आई की वैल्यू निकाला, यानी कि जो धारा है, धारा की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने धारा की वैल्यू आखिर निकाला है क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या चीज़ है, परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण में क्योंकि आई जो है उसमें यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला जी, धारा आई का मान निकाला। ओके, अब देखते हैं इस प्रकार घूर्णन करता हुआ यह आवेश, यानी कि जो क्यू आवेश है वो घूर्णन कर रहे हैं, तो घूर्णन करता हुआ जो आवेश है वो एक धारा लूप की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था। ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये धारा लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पास क्या चीज़ की, आवेश की कक्षा का क्षेत्रफल। तो जो कक्षा होती है उसकी जो क्षेत्रफल होती है वो πr²। कक्षा को हम क्या कर सकते हैं, गोली की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हो गया वो πr², यानी कि गोली का क्षेत्रफल हुआ। ओके, इस धारा लूप को एक चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकते हैं, जिसकी चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की जो फॉर्मूला है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि जो घूर्णन करता हुआ आवेश है वो एक क्या करता है जी, धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं। उस धारा लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो a इज इक्वल टू कितना होता है, πr² होता है। क्लियर है बात है, बिल्कुल ठीक है। अब इस क्या बोलते हैं, जिसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी कि जो धारा लूप है, धारा लूप को हम क्या मान सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह मान सकते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव की क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। तो द्विध्रुव का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एम्पियर के नियम के अनुसार क्या
होते हैं कि लूप में जो धारा बह रही है और लूप के जो प्रभावी क्षेत्रफल होते हैं उसके गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो धारा लूप के जो तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, जैसे बोल सकते हो कि चुंबकीय द्विध्रुव का जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो इज इक्वल्स होता है लूप में जितनी धारा बह रही है और लूप का जो प्रभावी क्षेत्रफल यानी कि जो ए है यानी पाई आर स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि एम जो होती है चुंबकीय आघूर्ण जो होती है वो आई इंटू ए के बराबर होता है। अब यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल लिया और ए की वैल्यू यहाँ पास से हमने पाई आर स्क्वायर देख लिया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपका वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करते तो एम इज इक्वल्स टू आई ए है, आई की जगह हमने जो फॉर्मूला निकाला क्यू वी बाई 2 पाई आर इंटू ए की जगह क्या चीज़ है आपका पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ है, यहाँ से आपका एक आर यहाँ से और एक आर यहाँ से कट गया, पाई यहाँ से कट गया और एक पाई यहाँ से कट गया। अब हमारे पास बचा है क्या चीज़ जी, ऊपर में बचा है क्यू वी और इस साइड बचा है आर और नीचे आपके पास बच गया कितना 2। तो हमारे पास आया कितना क्यू वी आर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि चुंबकीय आघूर्ण मिल गया, ठीक है। अब हम अलग अलग केसेस पे क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे। देखो अब यदि आवेश का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने सिर्फ ये निकाला कि जो इसकी चुंबकीय आघूर्ण है, बेसिकली हमने चुंबकीय आघूर्ण आई इंटू ए का फॉर्मूला से निकाल लिया। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यदि उस आवेश का द्रव्यमान मान लेते हैं m है तो सिर्फ हमें क्या करना है जी, है ना, m की जो वैल्यू हमने निकाला है क्यू वी आर डिवाइडेड बाय m की जो वैल्यू हमने क्या निकाला, m की वैल्यू निकाला हमने क्यू वी आर डिवाइडेड बाय 2 निकाला है। तो इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, m का स्मॉल m क्या बता रहे हैं, स्मॉल m जो है वो इसका आवेशित कण का जो है वो द्रव्यमान को बता रहे हैं। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, m का जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, जो q बाई 2m को अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो एम वी आर होते हैं, है ना, ये जो एम वी आर होते हैं वो क्या करता है, आपका संवेग को बताता है। एम वी आर क्या बताता है आपको, कोणीय संवेग को। एक्चुअल में क्या कहते हैं आपको, कोणीय संवेग को बताता है। पी इज इक्वल टू क्या चीज़ है आपका, एम वी आर, यहाँ पर कोणीय संवेग को क्या करता है, डिनोट करता है। ओके, इस तरह से क्यू बाई वी को अलग लिखा गया है और उसको जो है वो अलग लिखा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहे कि जहाँ पी इज इक्वल टू एम वी आर, आवेश का घूर्णन अक्ष का परिता क्या चीज़ है, ये कोणीय संवेग है। ओके, इस आधार पर अब ये जो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, बेसिकली जो आपके पास मिला m की वैल्यू जो है ये वाला, ठीक है, m की वैल्यू यही से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए और प्रोटॉन्स के लिए क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। ओके, तो इस आधार पर अब हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की क्या करेंगे, गणना कर सकते हैं, है ना। मतलब हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आधार पर क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो मोशन कर रहे हैं, एक तो कक्षा गति कर रहे हैं और दूसरा जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, स्पिन मोशन कर रहे हैं, चक्रण गति कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में कक्षीय गति कर रहे हैं और चक्रण गति कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में मुझे क्या कर चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। ओके, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी कि जो क्यू का मान होता है वो माइनस ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं m इज इक्वल टू क्या चीज़ है, एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। अतः इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होगी वो ml, हम यहाँ पर ml बता रहे हैं कक्षीय गति को, ना, कक्षीय गति l क्या बता रहे हैं आपका, कक्षीय गति को बता रहे हैं, ठीक है। तो जो ml है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो फॉर्मूला था ये वाला, हम q की जगह पर क्या रखेंगे, q की जगह पर माइनस ई रखेंगे और m की जगह पर m ई रख देंगे और p की जगह पर p रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कक्षीय कोणीय संवेग को बता रहा है, ठीक। जो l है वो हम क्या किसके लिए निकाल रहे हैं, कक्षीय गति के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं। इसका मतलब जो pl होगा वो कक्षीय कोणीय संवेग होगा। अभी ये क्या था, कोणीय संवेग था, जो हाँ कोणीय संवेग था p। अब यहाँ पर हम कक्षीय गति को निकाल रहे तो कक्षीय कोणीय संवेग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है यह बताता है कि कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण ml की दिशा कक्षीय कोणीय संवेग pl की दिशा के विपरीत है। बिल्कुल, यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह हम यहाँ पर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट माइनस में लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऋणात्मक चिन्ह बताता है क्या चीज़ें, कि कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण ml की दिशा, ये ऐसे कक्षीय गति कर रहे हैं, इस कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण ml की दिशा होती है ना, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कक्षीय कोणीय संवेग pl की दिशा के विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कक्षीय कोणीय संवेग की दिशा ये वाली होगी तो आपका जो चुंबकीय आघूर्ण ml की दिशा जो होगी उसके जस्ट विपरीत होगा। तो ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कक्षीय कोणीय संवेग pl का मान, है ना, हम जो जानते हैं किसके हिसाब से जानते हैं, क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से हम जानते हैं कि जो pl का मान होता है वो pl का जो मान होता है वो कितनी होती है, h/2 पाई होते हैं,
h/2π मतलब ये जो कोणीय संवेग होते हैं h/, क्या होते हैं 2π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर PL के वैल्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण गुणक होते हैं तो L क्या चीज़ है, कोई भी आपके पास क्या चीज़ कक्षीय क्वांटम संख्या है 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये h जो है वो प्लांक नियतांक है। तब हम क्या करते हैं, इसे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर ml की जो वैल्यू होगी, ml की वैल्यू E। अब यहाँ पर हम E बस लिख रहे हैं, माइनस E क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ क्वांटिटी सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को हटा सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना और मान लो वॉल्यूम जो है वो माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में कोई चीज़ वॉल्यूम में होता है क्या, मतलब हम अगर उसकी मैग्नीट्यूड को बस देखें, तो मैग्नीट्यूड को बस देखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव का साइन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर से माइनस साइन को हटा दिया गया और यहाँ पर PL की जगह क्या लिखा गया है, LH/2π, क्योंकि ये क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से होता है ऐसे, ठीक है ना। अब हम ml की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर देखो L को अलग लिखा है, बाकी सबको EH/4 और πme को एक साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि जो EH/4πme होता है वो क्या होता है, आपका बोर मैग्नेट्रॉन होता है, जिसे हम μb से डिनोट करते हैं। ओके, ये बोर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। क्लियर है तक बातें, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास मिल गया ml की जो वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम बोर मैग्नेट्रॉन यहाँ पर म्यू भी रखें तो हमारे पास जो ml की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ml इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा L म्यू बी। क्लियर आता है, ठीक। इस प्रकार कक्षीय गति के कारण जो इलेक्ट्रॉन के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो बोर मैग्नेट्रॉन पे क्या होते हैं, पूर्ण गुणक होता है। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिला, हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जो कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय गुण होते हैं ml, वो जो होते हैं वो बोर मैग्नेट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणक होते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन का एक पूर्ण गुणक होता है। क्लियर आता है बातें। अब हम सेम इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो ms मतलब क्या चीज़ है, ms यानी कि अपना जो स्पिन जो गति कर रहे हैं, चक्रण गति कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों को सेम टू सेम इसी टाइप के से हम लिख सकते हैं कि ms इज इक्वल्स टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन माइनस के कारण, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इस कारण से माइनस E/2 me, मतलब सेम टू सेम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा तो PL की जो वैल्यू है वो LH/2π था, तो सेम वैसी जो PS की वैल्यू होगा क्या होगा आपका SH/2π होगा, जहाँ पर जो S है वो क्या बताएगा, चक्रण क्वांटम संख्या बताएगा, वहाँ पर L क्या बता रहा था, कक्षीय क्वांटम संख्या बता रहा था। सेम अब जो हम आगे देखते हैं क्या चीज़ है ना, यहाँ पर तो हो गया। अब उसके बाद सेम वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुट करना मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे MS की वैल्यू जो था SH, मतलब PS की जगह हम क्या लिखेंगे, SH/2π लिखेंगे, और जो S होती है उसको हम अलग ले लेंगे, बाकी EH/4πme को हम अलग रखते हैं। क्यों, क्योंकि हम EH/4πme की जो वैल्यू होती है वो जानते हैं कितना होता है, बोर मैग्नेट्रॉन μb के बराबर होता है। तो हमें जो है यहाँ से क्या मिल गया कि MS की जो वैल्यू होती है वो कितना हो गया, S × μb के बराबर हो गया। अब देखो हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में बहुत पढ़े हैं कि स्पिन क्वांटम संख्या या तो आपके पास क्या होती है, +½ होता है या तो -½ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम S की वैल्यू क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, MS की जो वैल्यू है वो 1/2 बोर मैग्नेट्रॉन मिलेगा। क्लियर तक। अब यहाँ से हमारा एक स्टेटमेंट निकलता है कि यहाँ पर हमें ये मिल गया यहाँ से, ठीक ना, कि जो चुंबकीय गुण होते हैं, किसके कारण चुंबकीय गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय गुण होते हैं वो बोर मैग्नेट्रॉन को क्या होती है जी, ½ होता है, ठीक है। अब हम हमारे जो वैज्ञानिक थे, है ना, कौन से वैज्ञानिक थे, स्टर्न और गर्लक, उन्होंने क्या यहाँ पर संशोधित किया उस चीज़ को हम देख लेते हैं कि जो स्टर्न और गर्लक है, ठीक ना, लेकिन स्टर्न और गर्लक ने हमें ये बताया कि अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति कारण चुंबकीय आघूर्ण एक बोर मैग्नेट्रॉन होता है। अभी हमारे पास फॉर्मूला में क्या निकला, ½ मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है, ½ बोर मैग्नेट्रॉन होता है। लेकिन इन्होंने क्या प्रूफ किया कि जो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वास्तव में क्या होता है जी, एक बोर मैग्नेट्रॉन होता है ना। अतः व्यापक रूप से हम समीकरण को निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं कि m = इतना। ध्यान देना यहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कहाँ से लिख रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2.2 दिया है ना, उस चीज़ को हम जाकर देखते हैं वापस, ठीक है, कि हमें जो m की जो वैल्यू मिला था, क्या मिला था, m की वैल्यू हमें मिला था Q डिवाइडेड बाय 2m इंटू कितना मिला था जी, P मिला था, ये मिला था हमें, बिल्कुल। अब हम Q की जगह हम आवेश की जगह E डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी E डाल रहे हैं, यहाँ पर भी हमने E डाला, ठीक है। अब हमने जो स्टर्न और गर्लक के हिसाब से क्या किया, एक व्यापक रूप में एक समीकरण देना चाहा कि इस समीकरण में जी का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जहाँ पर वो जी जो है क्या कर रहे हैं, एक गुणांक है, एक फैक्टर है, जिससे हम क्या बोलते हैं, लैंडे गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैंडे गुणांक कहते हैं। इसका मान जो है कक्षीय गति के लिए 1 तथा चक्रण गति के लिए क्या होती है, 2 होती है।
ये गुणांक हैं, ये गुणांक जी का मान जो होता है कक्षीय गति के लिए कितना होता है 1 होते हैं, है ना, और चक्रण गति के लिए कितना होता है 2 होते हैं। इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, इस हिसाब से हमारे पास हो गया कि एम एल की जो हमने फार्मूला निकाला था, एम एल की फार्मूला हमने क्या निकाला था कि जो एल इंटू म्यू बी निकाला था। क्या निकाला था, एम एल की जो वैल्यू था वो था आपके पास कितना एल म्यू बी, ऐसे था। उससे पहले हमारे पास ये मिला था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट कर दी, तो मतलब जी की जगह देखो कक्षीय गति के लिए जी का मान कितना बोले 1 बोले, है ना, और E/2 और इंटू क्या चीज़ आपका पी एल, है ना। अब जो है वो वैल्यूज़ को अगर हम जमा देते हैं EH डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब EH क्या चीज़ है, तो भैया PL की वैल्यू क्या था, PL की वैल्यू तो आपके पास LH डिवाइडेड बाई क्या था 2 पाई था ना, है ना। तो बस वैल्यूज़ को पुट किया सेम टू सेम, तो एल म्यू भी यहाँ पर क्या मिल गया आपको, मिल गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की हम स्पिन गति की बात करते हैं तो उसमें क्या था 2 इंटू जी के वैल्यू कितना 2 बोले, है ना। तो 2 इंटू क्या हो गया E डिवाइडेड बाई 2 me इंटू पी एस, पी एस के मतलब होता है SH/2 पाई, है ना। अब SH/2 पाई होगी, देखो यहाँ पर 2 और ये 2 और क्या बोलते हैं एस की वैल्यू ना, ओके थोड़ा सा ना इतना, इसमें क्या हुआ फिर अपने जो है SH/2 पाई करके हमने वैल्यूज़ को कर दिया, तो ये वैल्यूज़ जितना मिला SH/2 पाई करेंगे तो S यहाँ पर लिखा गया, H को यहाँ पर लिखा 2 पाई कितना, मतलब 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ कैसे होंगे, इतना की वैल्यू कितना हो गया आपका, इतना की वैल्यू तो म्यू भी हो गया, एस की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और इंटू में कितना है जी 2 है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा जी म्यू भी बचेगा। म्यू भी बचा मतलब क्या चीज़ है ये, एम एस की वैल्यू म्यू बी के बराबर निकला, यानी कि 1 इंटू म्यू बी इसको हम लिख सकते हैं। तो स्टर्न और गर्लक ने यही सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्रण गति करते हैं, तो उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो कितना होता है 1 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर होता है। आई होप यू आप लोगों को थोड़ी समझ में आ रहा होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो इसको एक बार और रिपीट करके पढ़िएगा, और मैंने जो बताया है मैंने कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा फिर से, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और बचा, फिर ये आज का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अच्छा लगभग हो ही गया, ठीक ना। तो हमें देखो अभी हमें बेसिकली इसमें क्या हमें निकालना पड़ा, है ना। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य था क्या था कि परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की हमें गणना करनी थी, ठीक है। अब परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी थी तो हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है क्या होता है मैटर से मिलकर बना होता है ना। अब वो मैटर से मिलकर अरे यार परमाणु जो है मैटर से बोलता है, सॉरी मैटर जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है बस क्या होता है जी सेंटर के क्या होते हैं, सेंटर के चारों ओर क्या करता है वो घूमते रहते हैं। तो जो घूमता है तो कौन कौन सी मोशन में घूमता है, एक तो आपके पास उसका ऑर्बिटल मोशन होता है, एक तो उसका क्या होता है जी ऑर्बिटल मोशन होता है, और दूसरा जो है उसका क्या होता है स्पिन मोशन होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो ऑर्बिटल मोशन के कारण और स्पिन मोशन के कारण, दोनों के कारण क्या होता है आपको उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उस मैटर में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान चुंबकीय गुण में किसका होता है, स्पिन मोशन का होता है, ना कि ऑर्बिटल का, ठीक है। तो हमने भी क्या देखा कि जो मोशन कर रहा है जो आवेश है ये जो है वो क्या करते हैं धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तो इसके जो धारा लूप होते हैं उसका क्या करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना करते हैं। तो उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण की फॉर्मूला M इज इक्वल टू क्या होती है I इंटू ए होता है, I इंटू ए। तो I की वैल्यू हमें सबसे पहले चाहिए था, इसलिए हमने क्या निकाला कि कोई क्यों आवेश ऐसा है जो क्या कर रहा है घूम रहा है ना, रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो एक चक्कर लगाने में t समय लेता है तो हम क्या कर सकते हैं जो उत्पन्न जो धारा होगी, तो हमने वहाँ से I की वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्यों किया, क्योंकि आगे चलकर हमें इसमें यूज़ करना था I की वैल्यू को, ओके। फिर हमने I की वैल्यू जस्ट लगाने के बाद हमें m की वैल्यू जो है वो मिल गया। फिर हमने ये देखा कि आवेश की जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m से अगर हम बोलें तो इक्वेशन जो हमें मिला था उसमें हमें क्या किया ऊपर नीचे m का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये जो करने से हमें क्या मिला, है ना, हमें जो है m की वैल्यू मिला। फिर हम जो है वो उस पर्टिकुलर फार्मूला से हमने क्या किया आगे चक्रण गति और इस कक्षीय गति दोनों के कारण हम जो है वो स्पिन का क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण की गणना की। और उसके बाद लास्ट में हमने एक रिजल्ट देखा कि स्टर्न और गर्लक ने क्या किया, उसने जी का मान दिया, जी का मान जिसका जी के मान किसके लिए क्या होते हैं कक्षीय गति के लिए 1 होता है और चक्रण गति के लिए कितना होता है 2 होता है। तो इसको हमने रख कर हमने ये बता दिया कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है किसके लिए चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 1 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर होता है।
क्लियर है तक बात है? बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप यू फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, है ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। जहाँ पर भी डाउट होता है, जो भी डाउट होता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़, आप अब बीएससी फाइनल ईयर में हो तो इतना चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ संवेग क्या है, तो संवेग आपको आना चाहिए कि संवेग भी क्या होता है, P=mv होता है ना? अगर मैं कोणीय संवेग बोलूँ तो कैसे कि वो क्या बोलते हैं, एंगल थीटा से रोटेट हो रहा है, ये चीज़ें आपको समझनी है ना? अगर इसमें भी आप थोड़े से क्या बोलते हैं कमज़ोर हो तो मेरा मानना ये है कि आप जो है वो फर्स्ट ईयर की जो बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।